हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के भाग एक के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का भाग एक, जिसमें कुल 4 अनुच्छेदों के बारे में वर्णन किया गया है, उनको हम विस्तार से देखने वाले हैं। और इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल पिछले वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, उस संपूर्ण रणनीति पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप लोग यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय पर आधारित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी, जो आपकी परीक्षा में और अधिक मददगार साबित हो सकती है। तो भारतीय संविधान का भाग एक, जिसका शीर्षक है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, इसमें कुल 4 अनुच्छेद समावेशित है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग एक, जिसका शीर्षक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यह शीर्षक है भाग एक का, जिसमें कुल 4 आर्टिकल समावेशित किए गए हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसके भी क्लॉज है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश से स्थापना, संसद कानून द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है या ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। इसमें 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, प्रवेश और स्थापना। जैसा वह ठीक समझे, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। उसके बाद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 2 के वर्तमान में यह आर्टिकल नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। सिक्किम का संघ के साथ एसोसिएटेड यानी सहयुक्त किया जाना, इस नाम से इस आर्टिकल को समावेशित किया गया था 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से। यानी आर्टिकल 2A कब भारतीय संविधान में शामिल किया गया? क्या यह आर्टिकल मूल संविधान में शामिल था? तो नहीं, 2A भारतीय संविधान के मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से 2A या 2K को शामिल किया गया था, जिसका शीर्षक था सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना, एसोसिएटेड किया। इस शीर्षक के साथ 2A भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसी के साथ 10वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था, जिसमें सिक्किम राज्य के बारे में विस्तार से बातें की गई थी। लेकिन 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इस आर्टिकल को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, इसका निरसन कर दिया गया। साथ ही 10वीं अनुसूची को भी समाप्त कर दिया गया। और यह वो आर्टिकल है जिसमें 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से सिक्किम राज्य को एसोसिएटेड या संरक्षित राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था, आंशिक रूप से। लेकिन 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ये कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी नजरों में होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, इस प्रकार की बात करता है आर्टिकल 3।
इसको हम आगे और गहराई से देखेंगे। और आर्टिकल 4 कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, क्योंकि पहली अनुसूची जिसमें राज्य व संघ शासित प्रदेशों के नाम अंकित है और चौथी अनुसूची जिसमें सीटों का बंटवारा है उसके बारे में बात करती है। तो इसको भी हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए भारतीय संविधान का भाग 1 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। भाग 1 जिसका शीर्षक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 का क्लोज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 का क्लोज 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। यहां शब्द जो प्रयोग में आया है हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट, न कि फेडरल ऑफ स्टेट। तो अनुच्छेद 1 का क्लोज 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। आर्टिकल 1 का क्लोज 2 यह कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, शामिल है। आर्टिकल 1 का क्लोज 2 यह कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल है। और वर्तमान में पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। आर्टिकल 1 का क्लोज 3 कहता है। आर्टिकल 1 का क्लोज 3 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। पहली अनुसूची में शामिल संघ राज्य क्षेत्र होंगे। विनिर्दिष्ट का अर्थ है शामिल संघ राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल 1 का क्लोज 3 का सब क्लोज ग यह कहता है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वह भी शामिल होंगे। तो अनुच्छेद 1 अपने आप में व्यापक है। अनुच्छेद 1 से हमारे सामने दो बातें सामने निकल कर आती है कि एक तो देश का नाम क्या होगा। तो देश का नाम यह कहता है कि अनुच्छेद कहता है कि भारत अर्थात इंडिया होगा। संविधान में यह लिखा हुआ है देश के नाम क्या होगा, तो उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया। दो नामों की बात आई है सामने। दूसरी बात हमारे सामने निकल कर आती है कि संघ की पद्धति कैसी होगी, शासन प्रणाली कैसी होगी। तो संघीय शासन प्रणाली की बात करता है, अर्थात संघ का नाम होगा भारत अर्थात इंडिया और शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली। अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और इसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नहीं, भारत का संघ समझौते का परिणाम है। जिस प्रकार अमेरिकी संघ समझौते का परिणाम था, उस प्रकार भारत का संघ समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए भारत के राज्यों को भारत संघ से अलग होने का अधिकार उनके पास में नहीं है। इस प्रकार आर्टिकल 1 का क्लोज 3 का सब क्लोज ग जो कहता है कि ऐसे अन्य क्षेत्र, अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, जो किसी विदेशी सत्ता के अधीन हो, उनका अर्जन भारतीय संविधान के एक आर्टिकल 1 का उपयोग करके किया जा सकता है।
ऐसे अन्य क्षेत्र जहां पर विदेशी शासन की सत्ता हो, उन क्षेत्रों को भारत में शामिल करना हो, उन क्षेत्रों का अर्जन करना हो, तो हम आर्टिकल 1 के क्लोज 3 के सब क्लोज ग का उपयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर गोवा है, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है, पुडुचेरी है, इत्यादि क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया। तब आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 के सब क्लोज ग का उपयोग किया गया, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे विस्तार से। तो इस प्रकार आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यहां जो शब्द प्रवेश के लिए शब्द उपयोग में आता है इंग्लिश में एडमिट या एडमिशन, और स्थापना के लिए शब्द आया इस्टेब्लिश। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों के और शर्तों के अधीन जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। तो साधारण भाषा में समझे तो यह आर्टिकल ये बात करता है कि भारत के बाहर कोई राज्य है, भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर कोई क्षेत्र है, कोई राज्य है, उसका भारत में प्रवेश या उनकी स्थापना के बारे में बात करता है। भारत के अंदर राज्यों के बारे में बात नहीं करता है। यह आर्टिकल भारत के बाहर कोई राज्य स्थित है तो उसका भारत में प्रवेश या स्थापना, उसके बारे में यह आर्टिकल बात करता है। 2 और कौन बनाएगा इसके संबंध में कानून? तो संसद बनाएगी। यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद 2 केवल संघ की बात करता है, न कि संघ राज्य क्षेत्र की। यानी 28 राज्य, इनके अलावा तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन नहीं है, केवल संघ शब्द है। संघ और संघ राज्य क्षेत्र, इन दोनों में अंतर है। उसके बाद भारतीय संविधान में, भारत के मूल संविधान में आर्टिकल 2A शामिल नहीं था, जिसको हम हिंदी में 2K, इंग्लिश में 2A बोलते हैं। लेकिन इसको 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। क्यों किया गया? सिक्किम राज्य, जहां पर चोग्याल वंश का शासक था, उस राज्य को कुछ विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए उसकी मांग पर भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पारित किया और उसके तहत सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट के रूप में भारत में शामिल किया गया, एक संरक्षित राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया और आर्टिकल 2A ऐड किया गया और 10वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया। लेकिन 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से, 1975 के माध्यम से आर्टिकल 2A को हटा दिया गया
10वीं अनुसूची का लोप कर दिया गया और गोवा को एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह है आर्टिकल 2A की कहानी। और 10वीं अनुसूची को भी हटा दिया गया था। जो एक्ट हुआ था 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को भी हटा दिया गया। उसके बाद भारतीय संविधान में हम बात करते हैं कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से भारतीय संविधान में दोबारा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें दल बदल कानून के बारे में नियम उल्लेखित है। यानी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें दल बदल के कानून वर्णित है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके नजरों में होना चाहिए। आगे बात करते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। ये उन राज्यों के बारे में बात करता है जो भारत क्षेत्र के अंतर्गत है। भारत के अंतर्गत है तो आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा, और भारत के बाहर जो क्षेत्र या राज्य है उनके लिए आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा। भारत के अंदर है तो 3 और भारत के बाहर है तो आर्टिकल 2। साधारण शब्दों में आप ध्यान रखिए। कुछ एक्स्ट्रा और अन्य तथ्य दिए गए हैं जिनको आप देखिएगा कि आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज गए का प्रयोग करके इन क्षेत्रों का अधिग्रहण भारत ने किया है। आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज गए या सी कह सकते हैं, इसका प्रयोग करके भारत ने निम्न क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। सबसे पहले 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960, जिसके बारे में हम बात करते हैं। यानी 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के माध्यम से संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। आर्टिकल 10 के माध्यम से 10वें संविधान संशोधन 1960 के माध्यम से किस अनुच्छेद के तहत किया? तो यह किया इन्होंने आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज सी के आधार पर। आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज सी के आधार पर फिर भारत ने 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 पारित किया, भारतीय संसद ने। इसके आधार पर संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया। उसके बाद 20 दिसंबर 1961 से गोवा, दमन और दीव क्षेत्रों के अधिग्रहण पर इन क्षेत्रों को संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 3 के उपखंड सी के आधार पर शामिल किया गया। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 के उप क्लॉज सी का उपयोग करके इन क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया संविधान संशोधन के द्वारा। फिर भारतीय संसद ने 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 पारित किया। इस संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में
पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। इसके साथ ही इस संविधान संशोधन के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया। तो ये कुछ परिवर्तन इन संविधान संशोधन के माध्यम से हुए। आगे बात करते हैं 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम का संक्षिप्त राज्य का दर्जा समाप्त कर उससे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। यानी संबद्ध राज्य एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल किया गया। इंग्लिश वर्ड है एसोसिएटेड स्टेट। और इसके साथ ही आर्टिकल 2A को शामिल किया गया और 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। लेकिन 37वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से संविधान में संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का 22वां राज्य बनाया गया 26 अप्रैल 1975 को। और आर्टिकल 2A को हटा दिया गया और 10वीं अनुसूची को भी हटा दिया गया। फिर आगे भारतीय संसद ने 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 पारित किया। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 371(j) के तहत अंतर स्थापित किया। इसके द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। इसके द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया, क्योंकि जब 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। यहां आप देख सकते हैं। बीस दिसंबर 1961 को आर्टिकल 1 के खंड 3 के उपखंड C के आधार पर इन्हें शामिल किया गया था और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन 56वें संविधान संशोधन 1987 के माध्यम से गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आर्टिकल 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 यह कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। यानी नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन है जो संसद कानून के द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद 3 का क्लोज क यह कहता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों की या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो इसका हम उदाहरण दे सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो आर्टिकल 3 का प्रयोग हुआ। लेटेस्ट उदाहरण इसका है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके, 3K का प्रयोग करके। और आर्टिकल 3 का क्लोज ख क्या कहता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी संसद विधि के द्वारा, किसी के राज्य क्षेत्र का बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। जैसे कि 2011 में उड़ीसा का ओडिशा नाम परिवर्तन किया। तो आर्टिकल 3 भारत के अंदर राज्यों के नाम, सीमाओं, राज्यों के निर्माण इत्यादि के परिवर्तन के संबंध में बात करता है। भारत के अंदर, भारत के बाहर नहीं।
लेकिन यह कहता है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। और लेकिन इसके लिए कुछ और कानून है, उपबंध है कि इससे संबंधित, यानी इन बातों से संबंधित, इन 5 बातों से संबंधित यदि कोई विधेयक संसद में आता है तो उससे पहले राष्ट्रपति से सहमति लेना आवश्यक है। इस प्रकार इनसे संबंधित कोई विधेयक यदि संसद में पेश किया जाएगा तो पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। यानी इन 5 उद्देश्यों के लिए, यानी अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई भी उद्देश्य पूरा करना हो तो उसके लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा। और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव, यानी उस विधेयक में यदि किसी राज्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो उस राज्य के व्यू यानी राय जानना आवश्यक है। यानी यदि आर्टिकल 3 के तहत कोई विधेयक संसद में लाया जा रहा है तो उससे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। और राष्ट्रपति सिफारिश करने से पहले उस विधेयक का प्रभाव किन राज्यों पर पड़ रहा है, उस विधेयक का प्रभाव जिस राज्य के ऊपर पड़ रहा है तो राष्ट्रपति सबसे पहले उस राज्य के विचारों को जानेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, उस राज्य के व्यू जानेगा, उस राज्य की राय जानेगा एक निश्चित समय अवधि के भीतर। ये जो यहां लैंग्वेज दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि आर्टिकल 3 के तहत कोई विधेयक भारत की संसद में आता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति सिफारिश कब देगा? जब देगा जब वह उस विधेयक का प्रभाव यदि किसी राज्य के ऊपर पड़ रहा है तो सबसे पहले एक निश्चित समय अवधि के भीतर, जिसको राष्ट्रपति चाहेगा, जो समय अवधि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, उस समय अवधि के अंतर्गत उस विधेयक के ऊपर उस राज्य के विचार जानेगा जिस राज्य के ऊपर उस विधेयक का प्रभाव पड़ता है। यदि कोई राज्य उस निश्चित समय अवधि के भीतर उस विधेयक पर अपने विचार नहीं देता है या देता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। और राष्ट्रपति की जब सिफारिश उस विधेयक के संबंध में दे दी जाती है तो विधेयक संसद में पेश किया जाता है। तो ये लैंग्वेज क्या कहते हैं कि इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा। और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव, यानी उस विधेयक का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है तो वह वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट यानी शामिल हो किए जाए, ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए या प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया जाता और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई होगी, संसद के किसी सदन में पेश नहीं किया जाएगा। यहां स्पष्टीकरण दिया गया है एक, इस अनुच्छेद के खंड क से खंड 18 तक, यानी आर्टिकल 3 में क्लोज क, क्लोज ख, क्लोज ग, क्लोज घ, क्लोज अड़ 5 क्लोज दिए गए हैं। राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई विधेयक अनुच्छेद 3 के तहत लाया जाता है तो राष्ट्रपति
उसको अनुमति देने से पहले उस राज्य के ऊपर इस विधेयक का प्रभाव यदि पड़ रहा है तो उसके विचार जानेगा, यानी उसके विधानमंडल को भेजेगा विचार जानने के लिए। जो स्पष्टीकरण कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें केवल राज्य के विधानमंडल शामिल है, न कि संघ शासित प्रदेशों के विधानमंडल। इस स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि खंड क द्वारा संसद को शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना। यानी भारत की संसद अनुच्छेद क का प्रयोग करके, आर्टिकल 3 क्लोज ए का प्रयोग करके, संसद प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। तो इस प्रकार की बातें आर्टिकल 3 में वर्णित है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, यानी यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में शामिल किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए उपबंध शामिल होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो। ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी होंगे जिसके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध शामिल है जिन्हें संसद आवश्यक समझी। कहने का मतलब यह है कि पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के नाम वर्णित हैं और चौथी अनुसूची में सीटों का बंटवारा है। यदि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के माध्यम से किसी क्षेत्र को या संघ राज्य क्षेत्र को या राज्य को मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जाता है और उससे कुछ नए नियम हमारे सामने निकल कर आते हैं, तो उन नियमों को प्रभावी करने के लिए अनुसूची 1 और अनुसूची 4 का संशोधन किया जा सकता है। पूर्वोक्त प्रकार की कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगी। यानी इस प्रकार का यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं करना है। आप साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं, यानी 368 का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद 368 के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बातें भारतीय संविधान की भाग 1 में वर्णित है जिसमें कुल 4 आर्टिकल शामिल है। आगे हम जानेंगे कि सिक्किम को एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा किस प्रकार मिला। सिक्किम की एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापना किस प्रकार हुई, आर्टिकल 2A कब शामिल किया गया और इसको कब हटाया गया, इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। टू द पॉइंट। भारत का संविधान का 35वां संशोधन अधिनियम 1974 जो भारतीय संविधान में एक और संशोधन करता है, इस अधिनियम के द्वारा एक नया अनुच्छेद 2K जोड़ा गया जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा मिला। इसके लिए इंग्लिश शब्द प्रयोग हुआ है एसोसिएटेड स्टेट, सह राज्य का दर्जा। यहां से कई प्रकार के सवाल बनते हैं कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, कब दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। इसके साथ अनुच्छेद 80 और 21 में
परिणामिक संशोधन किए गए। एक नई अनुसूची अर्थात 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें सिक्किम के भारतीय संघ में शामिल होने की शर्तें दी गई कि इन शर्तों के आधार पर इसको हमारे साथ शामिल किया है। और इसके साथ यानी 35वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या परिवर्तन हुए, क्या प्रभाव पड़ा, तो सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया। यानी कि सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासन था, जिसके तहत एक संधि के माध्यम से विदेश, प्रतिरक्षा, संचार इत्यादि मामलों में, रक्षा, संचार, विदेशी संबंध इत्यादि मामलों में के आधार पर एक संधि की गई और उसका तहत सिक्किम की सुरक्षा के लिए संधि के माध्यम से भारत ने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन इसके तहत उसे हटा दिया और भारतीय संघ के एक सह राज्य के रूप में इसे दर्जा प्रदान किया 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से। और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के नियम और शर्तें दी गई। तो हम देखते हैं कि इस 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या परिवर्तन हो और क्या प्रभाव पड़े। तो इसके द्वारा सबसे पहले आर्टिकल 2A को शामिल किया गया, जिसके तहत सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल किया गया था, भारत संघ के सह राज्य के रूप में। और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें सिक्किम को शामिल करने की शर्तें दी गई और इसके तहत सिक्किम को संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया और सह राज्य का दर्जा प्रदान किया एसोसिएटेड स्टेट के रूप में। आगे भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित किया 1975। इसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया, आर्टिकल 2A का भी लोप कर दिया और गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। यानी 26 अप्रैल 1975 को गोवा भारत का 22वां राज्य बन गया। 26 अप्रैल 1975 को गोवा भारत का 22वां राज्य बन गया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करने की शक्ति किसके पास है, तो इसका उत्तर होगा संसद के पास है। संसद विधि द्वारा भारत में आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए नए राज्यों का प्रवेश वह उनकी स्थापना कर सकती है, जो भारत के बाहर है, भारत के अंदर नहीं। अनुच्छेद 2 क्या कहना चाहता अपने आप में, इसका स्पष्टीकरण क्या है। अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्ति प्रदान करता है। पहली शक्ति यह है कि राज्यों को भारत के संघ में मिलाने की शक्ति, यह पहले से मौजूद राज्यों के लिए है। राज्यों को भारत के संघ में मिलाने की शक्ति यह पहले से मौजूद राज्यों के लिए है, जो भारत के बाहर है। दूसरी शक्ति है नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति, यह शक्ति जो पहले राज्य नहीं थे उनके लिए है। इस प्रकार आर्टिकल 2 भारतीय संसद को 2 शक्ति प्रदान करता है। आगे लिखा हुआ है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संविधान में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। मतलब है कि संसद के सामान्य बहुमत से राज्य का प्रवेश या स्थापना हो जाएगी। अनुच्छेद 368 की तरह विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यानी संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हुए भारत के संघ में किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना करती है तो उसे सामान्य बहुमत के तहत कर सकती है, उसे 368 के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इस अनुच्छेद के संशोधन विधेयक पास न होने पर संसद संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है।
वेरी वेरी मोस्ट सवाल बन सकता है कि क्या आर्टिकल 2 के तहत संसद किसी कानून का निर्माण करती है? यदि उसमें विरोधाभास हो जाता है तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत कोई अधिनियम, कोई बिल बनाया जाता है, यदि वह संसद में पास नहीं होता है तो संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 2 में बदलाव करने से किस अनुसूची में बदलाव होता है? तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 दोनों में बदलाव होगा। यानी अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करती है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 दोनों में बदलाव होगा। सिक्किम का भारत में एकीकरण। ब्रिटिश काल में सिक्किम भारतीय रियासत थी जिसका आनुवंशिक शासक चोग्याल वंश था। यह ब्रिटिश शासन के अधीन था। हिमालय की इसकी सीमा 1890 में चीन के साथ संधि करके अंकित की गई थी। चोग्याल भारतीय राजाओं के संघ का सदस्य भी था। जब भारत आजाद हुआ तब सिक्किम की जनता का एक भाग भारत के साथ विलय होना चाहता था, लेकिन किंतु उस रियासत में राजा का शासन और उसकी सामरिक महत्व की स्थिति ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन आगे भविष्य में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात सिक्किम और भारत सरकार के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार भारत सरकार ने सिक्किम की प्रतिरक्षा, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, विदेशी कार्य और संचार कम्युनिकेशन के बारे में उत्तरदायित्व लिया। यानी यहां पर भारत को एक सिक्किम के संरक्षित राज्य का दर्जा है जो दिया भारत ने। सिक्किम में भारत सरकार का प्रतिनिधि एक राजनीतिक अधिकारी होता था जिसे भूटान का भी काम सौंपा जाता था। इस प्रकार सिक्किम भारत संघ द्वारा एक आरक्षित राज्य था, संरक्षित राज्य था। यानी 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 से पहले सिक्किम है जो भारत द्वारा आरक्षित राज्य था, संरक्षित राज्य था। लेकिन 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से आर्टिकल 2A के तहत सिक्किम को भारत संघ के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल किया गया। आगे हम बात करते हैं। सिक्किम में भारत सरकार का प्रतिनिधि एक राजनीतिक अधिकारी होता था जिसे भूटान का भी काम सौंपा जाता था। इस प्रकार सिक्किम भारत संघ द्वारा आरक्षित राज्य या संरक्षित राज्य था। मई 1974 में सिक्किम कांग्रेस ने राजा का शासन समाप्त करने का निर्णय लिया और सिक्किम की विधानसभा ने सिक्किम शासन अधिनियम 1974 पारित किया। इसका उद्देश्य सिक्किम से पूर्णतया उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना था। अर्थात इस अधिनियम ने सिक्किम सरकार को यह शक्ति दी कि वह भारत की राजनीतिक संस्थाओं में सिक्किम के लोगों के प्रतिनिधियों के भाग लेने के लिए कदम उठाए, जिससे सिक्किम का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास हो सके। तो इस प्रकार सिक्किम की विधानसभा ने इस प्रकार का अधिनियम पारित किया जिसने भारतीय संसद को और महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण किया। और इस अधिनियम के बाद भारतीय संसद ने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पारित किया। चोग्याल को बाध्य किया गया कि वह सिक्किम शासन अधिनियम 1974 को अनुमति दे। इस विधेयक के अधीन प्रभावी शक्ति सिक्किम के प्रतिनिधि विधानसभा के हाथों में चली गई और चोग्याल संवैधानिक अध्यक्ष बन गया। सिक्किम शासन अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करके सिक्किम विधानसभा ने एक संकल्प पारित करके भारत के राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में संयुक्त होने की और भारत के संसदीय तंत्र में सिक्किम के लोगों के प्रतिनिधियों की इच्छा प्रकट की। इस इच्छा के तहत भारत ने 35वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया और सिक्किम को भारत का सहयुक्त एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया, जिसमें अनुच्छेद 2 के यानी
2A के तहत अनुसूची 10वीं जोड़ी गई और ये बदलाव हुए भारतीय संविधान में। आर्टिकल 2K या 2A को शामिल किया गया और अनुसूची 10वीं को शामिल किया गया। अगले साल 1975 में 1975 में 37वां संविधान संशोधन विधेयक यानी अधिनियम बना और इसके तहत संसद ने अनुच्छेद 368 क्लोज 2 के तहत शक्ति लेकर संसद ने पहली और चौथी अनुसूची तथा अनुच्छेद 80 और 81 में संशोधन किया और आर्टिकल 2A को हटा दिया गया, अनुसूची 10 को भी हटा दिया गया। और इस प्रकार इस संविधान संशोधन के तहत यानी 37वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया।